वेल कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। आज हम लोग प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण कितने होते हैं। और कल हम लोगों ने पढ़ा था उच्चारण के आधार पे, तो पढ़ा था उच्चारण के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें पहला पढ़ा था स्थान कि जो वर्ण हैं वो किन किन स्थानों से उच्चरित होते हैं, और दूसरा था प्रयत्न के आधार पे। तो उच्चारण स्थान के आधार पे हम लोगों ने व्यंजनों को क्लियर कर लिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर। लेकिन उसमें से एक चीज़ छूट गई थी, एक है अनुनासिक वर्ण। तो अनुनासिक वर्ण, जैसे मान लीजिए यह अनुनासिक वर्ण है ना, तो इसका उच्चारण स्थान जो है अनुनासिक से होता है, अनुनासिक से होता है। यह उच्चारण स्थान है और अनुनासिक, और उच्चारण स्थान का जो नाम है अनुनासिका होता है, अनुनासिका होता है। ठीक है, देखिए उच्चारण स्थान का नाम पूछे तो अलग उसका आंसर होगा, और उच्चारण स्थान का नाम पूछ दे, अगर उच्चारण स्थान से पूछे तो जैसे हुआ था कंठ, तालु, मूर्धा, ये उच्चारण स्थान का नाम है, उच्चारण स्थान का नाम है ना। और ये जो दिया गया था उच्चारण स्थान किस किस जगह से उच्चरित होते हैं उनका नाम था। ठीक है, इतना क्लियर है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पे जो है व्यंजनों का विभाजन, कि किस प्रकार से प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रयत्न के आधार पे। एक मिनट, इसके पहले हम लोग कुछ स्पष्टीकरण कर लेते हैं। प्रयत्न के आधार पे जानने से पहले, जैसे कई वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान अलग अलग भी है, तो परीक्षाओं में अगर आ जाता है तो आप ऑप्शन के तौर पे किनको टिक करेंगे, किनको पहली प्राथमिकता देंगे, किनको दूसरी प्राथमिकता देंगे, और किनको तीसरी प्राथमिकता देंगे। तो पहला वर्ण हम लोग र को मानते हैं, र को। जैसा यह विशेष में लिखिएगा स्पष्टीकरण में, यानी कि स्पष्टीकरण में लिखिएगा स्पष्टीकरण, यह इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, है ना, यह इम्पोर्टेंट होगा। पहला वर्ड जो होगा वह र को हम लोग लेंगे ना, र को। तो र को हम लोग क्या मानेंगे, यह जो है एनसीईआरटी में एक पुस्तक है, एनसीईआरटी में एक पुस्तक है मानक हिंदी व्याकरण, मानक हिंदी व्याकरण, मानक हिंदी व्याकरण तथा रचना। इसमें जो र को है ये क्या माना गया है, इसका वो जो उच्चारण स्थान माना गया है, इसका उच्चारण स्थान जो माना गया है, यह माना गया वत्सर्य, यानी कि इसका जो उच्चारण है वत्सर्य से माना गया। क्लियर। लेकिन वहीं पंडित कामता प्रसाद व पंडित कामता प्रसाद और डॉक्टर हरदेव बाहरी जो हैं, डॉक्टर हरदेव बाहरी जो हैं, र को क्या मानते हैं, र को मूर्धा मानते हैं, यानी कि र को क्या मानते हैं, मूर्धा मानते हैं, है ना, र को मूर्धा मानते हैं, यानी कि मूर्धन्य। क्लियर। अगर विकल्प में दोनों आ जाता है, अगर विकल्प में र ऑप्शन है, सॉरी र प्रश्न है, अब वत्सर्य और मूर्धा दोनों आ जाता है, तो आप लोग पहली प्राथमिकता वत्सर्य को देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तक में यही माना गया, और आयोग भी आपको पहली प्राथमिकता, अगर वो नहीं रहे तो आप लोग मूर्धा मानेंगे। इतना क्लियर। र से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन था वो आप लोग दूर कर लीजिए। ठीक, पहली प्राथमिकता वत्सर्य को देंगे। अब देखिए दूसरा जो है कन्फ्यूजन, जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण कौन कौन से, इ, म, अंग, ड़,
न, है ना। इसमें क्या है, यह जो है पहली प्राथमिकता किसको देंगे, यह जो मुख्य रूप से है नासिक की ध्वनियाँ, यानी कि अगर हम इसकी शुद्ध रूप में लिखें अंग य ड़ न म, इसमें अगर परीक्षा में आ जाता है तो चूँकि यह अपने वर्गों में इनका उच्चारण स्थान अलग है। जैसे मान लीजिए अंग का कंठ भी होता है, इचु यसा नाम से तालु होता है, ऋतु रसा नाम से मूर्धा होता है, लितु लसा नाम दंता से दंत होता है, उपपद्यमान्य यंग मरणम नासिका से यह नासिक की ध्वनियाँ होती हैं। तो इन सब का उच्चारण स्थान अलग है, लेकिन अगर परीक्षा में आ जाता तो पहली प्राथमिकता जो है, पहली प्राथमिकता जो है आप लोग किसको देंगे, नासिक को देंगे, यानी कि नासिक की ध्वनियों को देंगे, नासिक को देंगे। यानी कि अगर पहले आ जाता है आ गया, उसमें कंठ भी आ गया, नासिक भी आ गया, तो पहली प्राथमिकता आप लोग देंगे नासिक को। यानी कि अगर पूछ लिया जाए अंग का उच्चारण स्थान, उसमें कंठ भी रहे, नासिक के रहे, तो पहले क्या प्राथमिकता देंगे, नासिक की ध्वनियाँ हैं। क्लियर। अगर कंठ नासिक के रहे तो कंठ नासिक को लगाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अकु विसर्जन नाम कंठा, ये इसको दे दिया जाए अंग को। पहला देखिए, पहला ऑप्शन दे दिया जाए नासिक के, ठीक। दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए कंठ, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए कंठ नासिक के। इसको ऐसे लिखा जाता है कंठ नासिक के। तो कौन सा लगाएंगे, इसको लगाएंगे। अगर ये नहीं रहे कंठ और नासिक के रहे तो नासिक को लगाएंगे। क्लियर, इतना यह कन्फ्यूजन दूर हुआ। अब देखिए, अब एक न से संबंधित जो है ये कन्फ्यूजन बना रहता है। न से संबंधित यह जो ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थान पहले क्या लगाएंगे, प्रथम प्राथमिकता इसको देंगे, प्रथम लिख दिए, प्रथम प्राथमिकता जो है वह क्या लगाएंगे, नासिक को लगाएंगे, नासिक को लगाएंगे, ठीक। अगर यह न रहे तो द्वितीय प्राथमिकता जो है, एक और बताया ना, दूसरी प्राथमिकता वत्सरी को लगाएंगे। अगर ये भी न रहे, तीसरी प्राथमिकता किसको लगाएंगे, तीसरी प्राथमिकता तो किसको लगाएंगे, लितु लसानाम दंता से यह दंत हो जाएगा, है ना। यह न का विभाजन है, यानी कि अगर न है तो उसको हम नासिक के भी कहेंगे, इसे वत्सर भी कहेंगे और दंत भी कहेंगे। और दंत नासिक के रहे तो दंत नासिक के लगाएंगे, दंत नासिक के, है ना। अगर ये रहे तो पहले इसको लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक। क्लियर है सबको। अगर मुश्किल रूप से ये नहीं देता, अधिकांशतः यही देता है, तो अगर सबसे पहली प्राथमिकता नासिक को देंगे, उसके बाद वत्सर को, फिर दंत को देंगे। इतना क्लियर। यही रहा कन्फ्यूजन। और एक कन्फ्यूजन होता है ल और श को लेके, है ना। चौथा जो है ल व श को लेके रहता है। इन सब का उच्चारण लितु रसानाम दंता से यह दंत भी होता है और इसे वत्सर भी। लेकिन अगर ल और श आ जाता है तो प्रथम जो प्राथमिकता है, प्रथम प्राथमिकता वत्सरी को लगाएंगे और दूसरी प्राथमिकता जो है यह लगाएंगे, दंत को लगाएंगे। क्लियर। अगर ल और श का उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए तो दूसरी प्राथमिकता कहाँ लगाएंगे, दंत को लगाएंगे। और एक पांचवा देखा जाए ह को लेके रहता है, ह को पहली प्राथमिकता जो है
प्रथम प्राथमिकता जो है, अगर ऑप्शन में काकल्य वर्ण रहे, ह को काकल्य वर्ण कहते हैं, काकल्य वर्ण, यानी कि कंठ से जो नीचे रहता है उसे हम लोग काकल्य कहते हैं। और दूसरी प्राथमिकता जो है किसको देंगे, दूसरी प्राथमिकता इसको देंगे अकुह विसर्जनाम कंठ से कंठ को देंगे। यानी कि अगर ह आ जाता है तो अगर पहले काकल्य है और कंठ है तो पहले ट्रिक किसको लगाएंगे, काकल्य दोनों। उसके बाद अगर ये रहे, अगर ये न रहे, अगर ये रहे तो ये लगाएंगे। क्लियर है। यह रहा कन्फ्यूजन जो आप लोगों को अधिकांशतः देखने को मिलेगा परीक्षा में, कि इसमें नासिक वत्सर्य दंत शब्द दे दिया, अब कौन सा लगाएं, तो इसमें नासिक के लगाएंगे। ल और श की बात करें तो पहला प्राथमिक वत्सर्य को लगाएंगे यानी मसूड़ से, दूसरा रहे दंत रहे, ह आ जाता कंठ और काकल्य दोनों दे दिया जाए तो किसको लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, काकल्य को लगाएंगे। इतना क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे, यह देखिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जिससे आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ताकि इन सारी चीज़ों से आप लोग अच्छे से पहली प्राथमिकता क्या लिख देते हैं हम कभी कभी जल्दबाजी, इसीलिए हम जल्दी में नहीं पढ़ाते हैं। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पे जो है व्यंजनों का विभाजन। क्लियर। यह इम्पॉर्टेंट सेशन है ताकि आप लोग इस चीज़ को बेहद ढंग से सीख पाएँ। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पे जो है व्यंजनों का विभाजन। तो प्रयत्न के आधार पे हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन, व्यंजनों का भेद लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। प्रयत्न किसे कहेंगे, अगर व्यंजन की बात करें कि प्रयत्न किसे कहेंगे, यानी कि वे ध्वनियाँ जिनको उच्चारित करने में जो यत्न किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, जो कोशिश किया जाता है, उसी को हम लोग प्रयत्न कहते हैं, है ना। यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जिनको उच्चारित करने के लिए हमको जो भी कोशिशें करनी पड़ती हैं, जो भी यत्न करना पड़ता है या फिर जो भी प्रयास करना पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रयत्न कहेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए जो भी वर्ण हम उच्चारित करते हैं उसके लिए कुछ प्रयास करना ही पड़ता है, कहीं रगड़ होता, कहीं जो जिह्वा अलग अलग जगहों पे स्पर्श कर दी है, ये सब प्रयत्न ही तो हैं। तो वर्णों के उच्चारण करने में हम जो भी प्रयत्न करते हैं, जो भी यत्न करते हैं, जो भी कोशिश करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रयत्न कहेंगे। समझ में आया। एक मिनट रुकिए। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आधार पे हम लोग मुख्य रूप से कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। पहला जो है बांटेंगे स्वर तंत्री में श्वास कंपन के आधार पे, यानी कि श्वास कंपन के आधार पे, श्वास कंपन के आधार पर व्यंजन, है ना। और दूसरा क्या है, सांस या प्राण के आधार पे, यानी कि दूसरी को अगर हम बात करें तो सांस या प्राण के आधार पे
आधार पर, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो, छोटा दिखाई दे रहा हो, तो हम बोलते रहते हैं ना, तो आप लोग उससे भी लिख सकते हैं। पहला स्वर तंत्री में श्वास कंपन के आधार पे, दूसरा जो है श्वास के आधार पे। अब तीसरा जो है जिह्वा या अन्य अवयव में अन्य अवयवों के द्वारा श्वास, अन्य अवयवों के द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर, श्वास के अवरोध के आधार पर। एक पंछी बहुत परेशान किया रहता हमेशा, जब भी पढ़ाने आते हैं तभी चिल्लाता रहता। पंछी है, उसको कुछ कह भी नहीं सकते हैं, है ना। इतना चिल्लाता है कि क्या बताएं। यह रहा स्वर तंत्र में श्वास कंपन के आधार पे, यानी कि हम जब भी वर्णों को उच्चारित करते हैं, जो हमारी स्वर तंत्रियाँ हैं उसमें श्वास कंपन करेगी, उसके आधार पे, श्वास के आधार पे, यानी कि जब भी उच्चारित करेंगे तो हमारी सांस कहाँ अवरोध करती है, कहाँ। और तीसरा जो है जिह्वा या अन्य अवयवों के आधार पे, जो सांस के अवरोध है उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं। अब देखिए स्वर तंत्री श्वास कंपन के आधार पे, इसको भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहला क्या है, पहला जो है यह जो हो जाएगा अघोष वर्ण, और दूसरा हो जाएगा सघोष वर्ण, ठीक है। यानी कि स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पे भी विभाजित किया जाएगा। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा, अघोष वर्ण, और दूसरा जो हो जाएगा सघोष वर्ण। इतना सबको समझ में आया। अब श्वास के आधार पे, यानी कि वायु के आधार पे अगर हम इसको देखें तो यह हो जाएगा, यह भी दो, एक अल्प प्राण हो जाएगा, अल्प प्राण, और दूसरा जो हो जाएगा महाप्राण, है ना। यानी कि वायु मात्रा के आधार पे कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। और जिह्वा या अन्य अवयवों के श्वास के अवरोध के आधार पे जो होता है, यानी कि हमारी जो जिह्वा है अलग अलग जगहों पर जो अवरोध महसूस करती है, उसके आधार पे जो है कितने भागों में बांटा जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये कितना टेढ़ा हो जाता है। अब देखिए, आप लोग देखेंगे कि जो जिह्वा के अन्य अवयवों के आधार पे, या फिर जो हमारी जिह्वा है जो अलग अलग जगहों पे अवरोध उत्पन्न करती है स्पर्श करके, तो उसके आधार पे पहला जो होता है, पहला हम लोग जानते हैं यह होता है स्पर्श, है ना, स्पर्श। दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी, क्या होता है, स्पर्श संघर्षी। और तीसरा जो होता है संघर्षी व्यंजन, है ना, दिखाई दे रहा हो, संघर्षी व्यंजन। और नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। इतना सबको समझ आया। पार्श्विक और लुंठित, देखिए पार्श्विक व्यंजन, और एक हो जाएगा लुंठित व्यंजन, और इसके बाद हो जाएगा क्या हो जाएगा, उच्छिप्त व्यंजन, और एक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, संघर्षहीन व्यंजन, है ना। कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, संघर्षहीन व्यंजन। यह जो है जिह्वा या अन्य अवयवों को जो श्वास के अवरोध हैं उसके आधार पे हम लोग इसका विभाजन किए, है ना। कौन कौन से, पहला ये हो गया स्पर्श संघर्षी,
संघर्षी, नासिक ध्वनियाँ, पार्श्विक ध्वनियाँ, लुंठित ध्वनियाँ, उच्छिप्त ध्वनियाँ और ये संघर्षहीन ध्वनियाँ। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर कर चुके? 1 मिनट हमको दीजिएगा, बहुत गंदा हो गया। कितना सबको समझ में आया? अब हम लोग अलग अलग करके इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर तंत्र में श्वास कंपन के आधार पे व्यंजन, है ना। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। स्वर तंत्र में कुछ भी आप लोगों को छूटने नहीं पाएगा, इतना भरोसा रखिए, बस पेशेंस बनाए रखिए, एक भी चीज़ें हम छूटने नहीं देंगे, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर तंत्र में श्वास कंपन के आधार पे। तो हम लोग विभाजित किए थे इसको अघोष और सघोष में। तो पहला जो है अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, और दूसरा क्या है सघोष वर्ण, यानी कि इसको हम लोग अगर यहाँ देखें सघोष वर्ण, सघोष वर्ण, है ना। यानी कि अघोष में, अघोष का मतलब है जिन ध्वनियों को उच्चारण करने में हमारी जो स्वर तंत्र है वो कंपन न करे, यानी कि जिन ध्वनियों को उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। यानी कि हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा, यानी कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। अघोष में वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन आते हैं ना, यानी कि कोई भी वर्ग है उसमें प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष ध्वनियों में आते हैं। कौन कौन से? अघोष के आगे ही लिख लीजिएगा प्रथम और द्वितीय वर्ण, वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण लिख लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिए, सॉरी, वर्ग की प्रथम और द्वितीय वर्ण, है ना, या फिर इसको ऐसे 12 लिख लीजिएगा, प्रथम और द्वितीय वर्ण। क्लियर? अब देखिए प्रथम और द्वितीय वर्ण में आते कौन कौन से हैं? प्रथम और द्वितीय वर्ण, तो प्रथम वर्ण में पहला क्या हो जाएगा, क, ख, ये क वर्ग हो गया, क, च, ट, त, प, है ना। च वर्ग में च और छ हो जाएगा, ट वर्ग में ट और ठ हो जाएगा, त वर्ग में त और थ हो जाएगा, प वर्ग में प और फ हो जाएगा। यही हुआ ना, प और फ हो जाएगा। और सुनिए क्या होता है स्पेशल तौर पे हम लोग अगर बात करें तो ये फ है तो एक ध्वनियाँ और हो जाती है फ, और उसमें व्यंजन भी आते तीनों श ये भी आ जाते हैं। क्लियर? यह जो है देखिए क्वेश्चन अधिकांशतः पूछने की संभावना यहाँ से रहती है ना। यह जो वर्ण है पूछ दिया जाएगा, उसमें व्यंजन जो है अघोष में आते हैं कि सघोष में आते हैं। और यह जो है वर्ग का जो प्रथम वर्ण है इन सब से आता है क्वेश्चन। देखिए वर्ग के जो प्रथम वर्ण है उसमें ऐसे आता है ना। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए, बहुत ज़्यादा शोर होने की ना। और तो अर्थ आता है, आप लोग ऐसे करके बना लेंगे ना तो थोड़ा सा याद रहेगा, है ना। और स्पेशल तौर पे इन सबको याद करें। यह रहा अघोष, यानी कि वे ध्वनियाँ
जिनको उच्चारण करने में जो श्वास है वो कंपन नहीं करता, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वो अघोष के अंतर्गत आती। ठीक है, जो 12 है, ये 12 वाले वर्ण जो हैं वह अघोष ध्वनियाँ कहलाते हैं। क्लियर। सघोष में सेम उसका अपोजिट, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम लोग सघोष कहते हैं। घोष मतलब ही कंपन होता है, यानी कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में, ध्वनियों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसे हम लोग सघोष कहते हैं। सघोष यानी कंपन होता, अघोष कंपन नहीं होता। घोष का मतलब कंपन ही होता है ना। ठीक, यानी कि अ लग गया है तो उसमें कंपन नहीं होगा। इसमें स में साथ होता है, यानी कि घोष मतलब कंपन, यानी कि कंपन के साथ होता है, उसे हम लोग कहते हैं सघोष, है ना। सघोष में बाकी जितने भी वर्ण बचे हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सघोष, यानी कि तीसरे, चौथे, पांचवें। इसमें पहला और दूसरा, इसमें हो जाएगा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। यानी कि अगर हम इसको बात करें 345 के अनुसार, 345 के अनुसार हम लोग सघोष को समझेंगे। तो वर्ग का जो प्रथम वर्ण हो जाएगा, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण और हो जाएगा पांचवा वर्ण, है ना, पांचवा वर्ण। तो क ख ग इसमें चला गया तो इसमें आ जाएगा ग, है ना, आ जाएगा ग, घ, न, ऐसे लिख दीजिए। पहले क लिख लीजिए, क, च, ट, त, प। अब च और छ यहाँ हो गया तो ज, झ, यहाँ आ जाएगा। ट में ट, ठ वहाँ हो गया तो ड, ढ और आ जाएगा यहाँ। त में त, थ यहाँ आ गया, बचा कौन, त, थ, द, ध, न यहाँ आ गया। प में प, फ यहाँ आ गया, ब, भ, म यहाँ आ गया। यह रहे सघोष ध्वनियाँ। और इनके अलावा जो सभी स्वर होते हैं, इनके अलावा जो है सभी स्वर होते हैं और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, यानी कि सभी स्वर लिखेंगे, सभी स्वर यानी कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये सभी स्वर भी किसके अंतर्गत आते हैं, सघोष के अंतर्गत आते हैं, है ना। इसमें आप लोग भूलेंगे नहीं ना। और भी क्या आते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं इसके अंतर्गत, यानी कि अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह भी आता है ना। इसी के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व, ह आता है। और कुछ और भी ध्वनियाँ आती हैं जो उच्छिष्ट व्यंजन जो ध्वनियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए अड़ हो गया, अढ़ हो गया और एक ज होता है ना। ये ध्वनियाँ ये सब सघोष के अंतर्गत आते हैं। इतना सबको क्लियर है। यहाँ कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक कुछ विशेष है, अगर शब्द के अंत में ह आ जाता है, शब्द के अंत में यदि ह आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, अघोष ध्वनियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए, ये इम्पोर्टेंट के तौर पे लिखिएगा, यदि शब्द के अंत में ह आ जाए तो यह क्या हो जाएगा, यह क्या, कौन सी ध्वनियाँ हो जाएंगी, यह ध्वनियाँ हो जाएंगी अघोष ध्वनियाँ। ठीक, कौन सी ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ हो जाएंगी, अघोष,
अगर सपोज कि जैसे कि मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए 13 लिख दिया जाए, 13 है ना। अगर 13 में पूछ दिया जाए कि ह कौन सी ध्वनियाँ हो जाएंगी, कौन सी ध्वनियाँ होंगी, वैसे तो ह जो है सघोष ध्वनियाँ, लेकिन अगर कोई शब्द दे दिया जाए कि ह कौन सी ध्वनियाँ है तो यह हो जाएंगी अघोष ध्वनियाँ। लेकिन यदि यही ह स्वर के पहले आ जाए तो सघोष हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यदि 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 ह स्वर के पहले आ जाए, स्वर के पहले आ जाए तो यह सघोष माना जाता, सघोष माना जाता, सघोष। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं महा, है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं ना महा, तो महा में स्वर पहले है, स्वर बाद में है। स्वर के पहले जैसे मान लीजिए अगर म है तो ह प्लस आ हो जाता ना, तो यह स्वर है, स्वर के पहले ह आ जाता, तो यहाँ यह सघोष हो जाएगा। अगर महा पूछ लिया जाए कि ह जो है सघोष है कि अघोष है, तो हम लोग क्या कहेंगे, सघोष है। क्लियर। यह ह से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट था जिससे आप लोग ध्यान देंगे। इतना सबको क्लियर है, बेहद तरीके से हमको लगता है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो आज हम लोग यहीं सेशन को समाप्त करते हैं। आगे की चर्चा हम लोग आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ साझा करें। ठीक है, हम अपना पूरा प्रयास आप लोगों को देंगे ताकि वर्णमाला से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है बाहर न जाए। अपना पूरा दम लगा देंगे कि आप लोगों का कोई भी प्रश्न जो है बाहर न जाए। ठीक है, धन्यवाद।